अच्छा, यहाँ तक हमारा हो गया था। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जा रही हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें पता चल गया कि हमारे पास दो तरह के जो है वो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो दो तरह की सिचुएशन होगी जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। तो क्या सिचुएशन होगी? फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर पोलर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर ऑलरेडी डायपोल जो है वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मौजूद नहीं थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो थी, तो उस वक्त भी डायपोल्स तो थे मौजूद, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन थी वो रैंडम थी। डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ। ठीक है, ये इसको हम पी कहते हैं, पी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये डायपोल्स तो थे, लेकिन इनकी जो मोशन, इनकी जो अलाइनमेंट थी वो रैंडम डायरेक्शन में थी। तो नेट डायपोल मोमेंट जो है वो हमें, अगर हम पूरे मटेरियल के अंदर देखें तो हमें ज़ीरो मिलता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना वो परमानेंट डायपोल्स मौजूद होते हैं। अब क्या हुआ कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको हमने उन डायपोल्स को, यानी कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को हमने रख दिया। उसके अंदर डायपोल्स पहले से मौजूद थे, वो जस्ट क्या करेंगे, वो अलाइन करेंगे, रोटेट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि जब हम पोलर मॉलिक्यूल्स को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होता है, यानी कि वो रोटेट करते हैं और अलाइन होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और दूसरी चीज़ ये कि अगर हमारे पास नॉन पोलर हो, नॉन पोलर के अंदर हमें नज़र आ रहा है कि इसके अंदर परमानेंट डायपोल होता ही नहीं है, ये न्यूट्रल होते हैं। तो अब सबसे पहला काम क्या होता है कि जब हम इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये जो गोल सा एक मॉलिक्यूल था ना, ये स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच होके इस शेप को इख्तियार कर लेगा। ये स्ट्रेच हो रहा है, बेसिकली स्ट्रेचिंग प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर। और पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो एक तरफ हो जाते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो गए और नेगेटिव चार्ज जो है वो एक तरफ हो गए। ये स्ट्रेचिंग प्रोसेस हो रहा है, यानी कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल को जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जस्ट स्ट्रेचिंग हो रही है और डायपोल मोमेंट जो है ना वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसको हम कहते हैं, एक मिनट, सॉरी। जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम इन डायपोल्स को रखेंगे तो ये जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, सॉरी डायपोल्स नहीं है, ये एटम्स हैं। जब एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये एटम्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, पॉजिटिव एक तरफ, नेगेटिव एक तरफ, और बेसिकली ये क्या बन गया, ये डायपोल बन गया। इसको हम कहते हैं इंड्यूस डायपोल। ठीक है, कि ये डायपोल जो है इंड्यूस हुआ है, ये पहले से मौजूद नहीं था। तो अब बहुत सारे डायपोल्स इंड्यूस हो गए, तो समेशन ऑफ स्मॉल पी इज व्हाट, डायपोल मोमेंट ऑफ इंडिविजुअल एटम। तो summation of all the dipole moments over unit volume is known as polarization। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं इंड्यूस पोलराइजेशन, यानी वो पहले से पोलराइज नहीं थे, पहले ये न्यूट्रल थे, लेकिन जब हमने उसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा तो डायपोल्स क्रिएट हो गए। उन डायपोल्स को भी हम इंड्यूस डायपोल कहेंगे। समेशन ऑफ इंड्यूस डायपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज पोलराइजेशन। ओके, तो एक टर्म हमने यहाँ पर और डिफाइन कर दी विच इज नोन एज पोलराइजेशन। और इसमें भी पोलराइजेशन इंड्यूस्ड ही है, क्योंकि इसके अंदर परमानेंट डायपोल तो था, लेकिन समेशन जो मिल रही थी ना हमें, वो नेट, वो ज़ीरो मिल रही थी, क्योंकि इनकी डायरेक्शन रैंडम थी। और जब ये अलाइन हुए एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन में तो उस वक्त हमें नेट पोलराइजेशन पर यूनिट वॉल्यूम मिली। तो इसको भी नेट मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हमें मिला, क्योंकि जब सारे के सारे अलाइन हो गए तो हमें नेट पोलराइजेशन कुछ ना कुछ मिलेगी। तो इसके लिए भी हम इंड्यूस पोलराइजेशन की टर्म इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए भी हम करते हैं। अब हम ये कहते हैं कि जब किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अप्लाई की जाती है एंड डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन बिटवीन दैम। मैम एक मिनट, जब भी हम कभी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें और उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख दें, चाहे वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलर हो, ठीक है, या फिर वो नॉन पोलर हो,
दोनों सूरतों के अंदर क्या होगा, दोनों सूरतों के अंदर हमें पोलराइजेशन मिलेगी। एक सूरत में पोलराइजेशन हमें कैसे मिल रही है कि हमारे जो परमानेंट डाइपोल्स हैं वो रोटेट करके टॉर्क प्रोड्यूस करके अलाइन हो गए हैं, और एक सूरत में हमें पोलराइजेशन कैसे मिल रही है कि स्ट्रेचिंग करके एटम्स जो हैं वो एक डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो गए। जी, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चन, कोई चीज़ अगर इसमें क्लियर नहीं हुई तो। मैम ने ये पता कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम डाइपोल रख दें, सही है मैम, अगर ये परपेंडिकुलर रख लिया तो इसमें मसरूद होगा, अगर पैरेलल में तो फिर इसमें टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। नहीं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अगर आपने फील्ड यूँ अप्लाई कर दी है, अगर आप फील्ड इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप फील्ड इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं यूँ, ठीक है? अगर ये प्लस ऊपर है और माइनस नीचे है तो फिर डाइपोल्स इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन हो जाएँगे, ठीक है? तो ये तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिस्पॉन्स करते हैं। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने ना परपेंडिकुलर अप्लाई की हो, ना हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में आपने अप्लाई कर दी, मैम लेट्स सपोज, तो फिर मैम मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैम अगर हम डाइपोल में टॉर्क क्रिएट करना चाहते हैं तो इसको चाहिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको परपेंडिकुलर रखते हैं, तब भी इसमें टॉर्क क्रिएट होगा, वरना नहीं क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अगर परमानेंट ये जो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स हैं इसको अगर आप रख देंगे तो फिर क्रिएट होगा, लेकिन आप बता नहीं सकते ना कि ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर हैं सारे के सारे डाइपोल्स। ये तो रैंडम पड़े हुए हैं। आप एक-एक मटेरियल के अंदर एक-एक एटम का डाइपोल आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ये तो ऑलरेडी रैंडम ही होते हैं। तो एक रैंडम टॉर्क तो प्रोड्यूस होगा, अलाइन होंगे, लेकिन ये आप पहले से नहीं बता सकते कि ये सारे के सारे ये जो है ना ये इसी डायरेक्शन के अंदर रखे हुए थे और अब हमने जो है ना वो इनको इधर रख दिया है, तो अब ये जो है वो इस डायरेक्शन के अंदर अलाइन होंगे। ठीक है, ये पहले से नहीं पता हमें, ये पहले से तो रैंडम पोजीशन में है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि पहले जो है ना वो परपेंडिकुलर फील्ड अप्लाई कर दें, जब ये अलाइन हो जाएंगे परपेंडिकुलर फील्ड की डायरेक्शन में तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए और फिर ये वाली फील्ड अप्लाई कर दीजिए। तो इस तरह से हो सकती है सिचुएशन कि किसी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के अंदर करते भी हैं इस तरह से। और कुछ पूछना है मैम किसी को, अगर क्लियर हो गए? नहीं फिगर फिगर नंबर 1 में जो आपने शो की है, तो मैम इसमें रोटेशन कहाँ से कैसे पैदा होते हैं, ये जरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ये बेसिकली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ई एक्सटर्नल। इसके अंदर मैंने किसी डायपोल को रख दिया है। जब डायपोल को मैं रखूंगी तो पॉजिटिव जो है ना वो क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव की तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा और ये इधर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगी ना, फोर्स इसकी इधर इस डायरेक्शन में, इसके ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन के ऊपर, है ना? ये जो फोर्स लगेगी वो उसको क्या करेगी, रोटेट करवाएगी, टॉर्क प्रोड्यूस करवाएगी। तो बेसिकली टॉर्क का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, टॉ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। अगर इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मेरा d है, दो सेंटर ऑफ मास के दरमियान, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस मेरा d है, तो ये जो है ना सेंटर पॉइंट है जिसके अराउंड ये जो डायपोल है ये रोटेट कर रहा है। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो एक फोर्स तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही है और एक फोर्स इस वाले पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लग रही है, और ये दोनों फोर्सेस क्या कर रही हैं, क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट करवा रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मैं इन दोनों को एड अप कर सकती हूँ। ये इलेक्ट्रिक फोर्स लगी इसके ऊपर और डिस्टेंस मेरा क्या था, d/2 प्लस इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर भी कोई फोर्स लगी, इलेक्ट्रिक फोर्स मल्टीप्लाई बाय d/2, और इसको मैं एड अप कर देती हूँ विच इज इक्वल टू 2Fe क्रॉस डी। और ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है ये किसके बराबर होती है, अच्छा नीचे 2 भी है ना, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एफ ई बराबर होता है क्यू ई क्रॉस डी के। और इस क्यू को अगर मैं इधर लेकर चली जाऊं,
अच्छा ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर फोर्स लग रही है, ठीक है, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन भी आ रहा है हमारा, तो नेगेटिव साइन भी चल रहा है क्योंकि क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज जो है पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं Q को D के साथ में लेकर चली जाऊं तो क्यू डी मेरा बन जाएगा P, माइनस साइन चल रहा है, इसकी मैं डायरेक्शन रिवर्स कर दूं P क्रॉस E। तो हम इधर से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि यस देयर इज अ टॉर्क ऑन दिस डायपोल, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ये रोटेट करता है। और कुछ? यस मिस, ये तो समझ में आ गया, लेकिन मैम फिगर नंबर 1 में जो आपने ड्रा किया है, मतलब डाइपोल पैरेलल आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड के, जी जी सही जी। है मैम? तो मतलब इसमें टार्क क्या नहीं? बेटा मैं अब घुमाते हुए इसको नहीं दिखा सकती ना, अब तुम आप खुद तो खुद से एज्यूम कर लो कि ये पहले रैंडम पड़े हुए थे, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की मैंने तो ये जो है ना रोटेट करके इस पोजीशन में आ गया ये, ठीक है। अब ये इस तरह से पड़ा हुआ था तो ये भी जो है ना रोटेट करके इस पोजीशन के अंदर आ गया अब, ठीक है। ये थर्ड वाला भी रोटेट करके, ये पहले इसी पोजीशन में था, अब उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसी पोजीशन में रहेगा। तो रैंडम पड़े हुए हैं पोलर यस मॉलिक्यूल्स, यस तो सारे के सारे जिस डायरेक्शन में भी पड़े हुए हैं हो सकता है कि कुछ इस तरह से पड़ा हुआ हो, कोई पूरा 180 डिग्री रोटेट करेगा। तो ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल जो है ना वो इंडिविजुअल टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे और हर एक का टॉर्क बराबर नहीं होगा, ये एक एवरेज लेते हैं हम, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक पैरामीटर्स हमेशा प्रिसाइसली डिफाइन नहीं कर सकते, हर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ये एवरेज एवरेज ले लेते हैं हम, और एक जनरल डेफिनेशन हमने डिफाइन कर दी कि जब भी हमारे पास परमानेंट डाइपोल्स होंगे और हम इनको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे, वो अलाइन होने की कोशिश करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उनके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस करके फिर वो अलाइन होंगे, घूमेंगे और फिर अलाइन हो जाएंगे। तो मैथमेटिकली टॉर्क कहते हैं इसको हम, फिजिकली आप जस्ट रोटेशन का लफ्ज डिफाइन कर दें, लेकिन उस रोटेशन को हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉर्क। तो डेट्स इट, यानी दो प्रोसेस होते हैं, यस मिस, एक अब प्रोसेस समझ में होता आ है, गया मिस। एक प्रोसेस होता है रोटेशन और एक प्रोसेस होता है स्ट्रेचिंग का, ठीक है। यानी कि हमें ये बात पता चल गई अब कि डाइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर्स, और डाइलेक्ट्रिक्स दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर को रखोगे तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करके अलाइन हो जाएगा एक्सटर्नल फील्ड में, और नॉन पोलर को रखोगे तो वो स्ट्रेच होकर अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। देयर आर टू टाइप ऑफ प्रोसेसेस happens when we deal with dielectric in external electric field। अच्छा मैम यहाँ पर कंप्रेस भी हो सकता है नहीं? नहीं, कंप्रेस नहीं हो सकते। कंप्रेस क्यों होंगे? कंप्रेस उस सूरत में होंगे जब आप दोनों कोई ऐसी खास सिचुएशन क्रिएट करेंगे जब वो कंप्रेस होंगे। कंप्रेस नहीं होते, स्ट्रेच ही होते हैं, ओके। मैम जो हॉलिडे रेजनिक का बुक है उसमें लिखा हुआ है कि कंप्रेस भी हो सकते हैं। एटम्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, नहीं, डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, डाइपोल। डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंप्रेस भी हो सकते हैं। अच्छा मैंने नहीं पढ़ी है ये चीज़ बेटा, हो सकता है कि खास पर्टिकुलर कंडीशंस हों जिसके अंदर क्रिएट कर सकते हो, कंडीशंस ऐसी डिफाइन कर सकते हैं जिसके अंदर वो कंप्रेस हो जाएं, लेकिन जो नॉर्मल या नेचुरल जो तरीका कार है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो यही है डायपोल्स का, कि डायपोल जो है वो स्ट्रेच होते हैं, ओके। स्ट्रेचिंग का मतलब ये है कि पहले क्या थे इनकी जो इनके जो सेंटर ऑफ मास थे ना वो सेम थे ना, तो अब अलग अलग हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि पॉजिटिव एक तरफ हो गया है, नेगेटिव एक तरफ हो गया है, तो बेसिकली दिस दिस प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेचिंग, ठीक है। अब अगर ऑलरेडी पहले से जब उनके सेंटर ऑफ मास एक ही है तो उसको और मजीद आप कितना कंप्रेस कर सकते हो, वो कोई दूसरी चीज होगी, आप उसको उससे कंफ्यूज कर रहे हो। मुझे भेजना इस पे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, मैं देखूंगी पेज का स्नैप लेके, ओके यस मिस। ठीक है। ओके। अच्छा बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जैसे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स होते हैं ऐसे, जिनके अंदर जब हम उनको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उनकी जो डायमेंशंस है ना वो चेंज हो जाती हैं। मैग्नेटिक मटेरियल्स भी होते हैं और इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स भी होते हैं, तो उनकी डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कंप्रेशन का मैंने नहीं पढ़ा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंप्रेस हो रहे हो, सिर्फ ये मैंने बात पढ़ी हुई है कि उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। उसको मैग्नेटो रेजिस्टिव मटेरियल्स कहते हैं या इलेक्ट्रो रेजिस्टिव मटेरियल्स कहते हैं कि उनकी डायमेंशंस चेंज होती हैं।
तो रेजिस्टेंस भी चेंज हो जाती है फिर। ठीक है, ये मटेरियल जो है ना वो एज अ सेंसर यूज कर रहे होते हैं हम। जैसे मिसाल के तौर पे ये मटेरियल है, इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो ये स्ट्रेच हो गया। अगर मैं ओवरऑल जो भी मटेरियल मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ना, ये जब स्ट्रेच हो जाएगा तो इसकी जो डायमेंशन है ना, यानी कि लेंथ इसकी बढ़ जाएगी। जब इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो इसकी रेजिस्टेंस भी जो है ना वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेंथ बढ़ जाएगी तो रेजिस्टेंस इसकी, सही लिखा है मैंने फॉर्मूला, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। हाँ, रेजिस्टेंस जो है ना इसकी बढ़ जाएगी। जब रेजिस्टेंस इसकी बढ़ जाएगी तो हमारा जो सिग्नल है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो हम एक तरह से ये बिहेव कर रहे होते हैं लाइक अ सेंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड को सेंस करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम किसी ऐसे रीजन में इस डाइलेक्ट्रिक को ले जाएं जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड चेक करना चाहते हैं कि वहाँ पे मौजूद है या नहीं, तो अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होगी तो ये खुद ब खुद उसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। इनकी रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो हमारा जो इनपुट सिग्नल जो भी हमने सेट किया हुआ है वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्लक्चुएट करना शुरू कर देगा। तो ये मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं। कंप्रेशन का मेरे इंफॉर्मेशन में नहीं है। ठीक है, हो सकता है कुछ मटेरियल्स हों क्योंकि एनामोली तो रहती है हर वक्त। जैसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको आप हीट करें तो वो एक्सपेंड हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको आप हीट करें तो वो कंप्रेस होते हैं, बजाय इसके कि उनका नेगेटिव कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। तो हो सकता है कि ऐसे मटेरियल्स भी हों, ओके, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो वो कंप्रेस होते हों। अच्छा खैर, मैं बहरहाल आगे जा रही हूँ। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर मैंने मैथमेटिकल लिखी हुई है कि क्या है। डाइपोल मोमेंट इज बेसिकली व्हाट, उसको हम स्मॉल पी से डिफाइन करते हैं, क्यू इंटू डी। ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन। और इसको मैंने प्रॉपर डिफाइन कर दिया है कि डी जो है वो क्या है, दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान सेपरेशन नहीं है बल्कि दो सेंटर ऑफ मासेस के दरमियान सेपरेशन है। दिस इज द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ अ डाइपोल। Now, if there are n dipoles in a dielectric material और उस dielectric material का वॉल्यूम डेल्टा V है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट जो होगा वो ये होगा। और पोलराइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, टोटल डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। और ये जो पोलराइजेशन होती है इसका जो यूनिट होता है, ये देखेंगे ऊपर मेरे पास चार्ज है तो कूलम भी उसका यूनिट हो गया, नीचे वॉल्यूम है तो मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब है नीचे, और ऊपर मीटर है तो इसकी जो यूनिट्स निकल कर आएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट निकल कर आएगी। ओके, और इस कूलम पर मीटर स्क्वायर को अगर मैं डिफाइन करूं तो ये यूनिट तो चार्ज डेंसिटी की नहीं होती। ठीक है, पोलराइजेशन क्या चीज़ है, पोलराइजेशन का भी तो मतलब यही है ना कि अलाइनमेंट ऑफ चार्जेस। तो बेसिकली ये जो पोलराइजेशन है, ये पोलराइजेशन हमें क्या चीज़ दे रहा होता है, हमें अलाइनमेंट दे रहा होता है चार्जेस की ऑन दी सरफेस, क्योंकि इसकी जो डायमेंशन होती है ये होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। ये भी आगे चल के मैं आपको क्लियर करूंगी। इस पेज के ऊपर कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लीजिए। अच्छा ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। यहाँ इसके बाद जो है ना मैंने ब्लैंक छोड़ी हुई है चीज़ें, मुझे कुछ करवाना है आप लोगों को उधर, तो एक मिनट ज़रा वेट करो। किसी को पानी वानी पीना है तो पीकर आ जाए, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ यहाँ पर। यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर कहा हुआ है कि एक प्रिमिटिव मॉडल और एक एटम का जो मॉडल है उसके अंदर हम क्या अज्यूम करते हैं कि एटम जो है वो क्या है।
और उसके अंदर हम ये एज्यूम करते हैं कि उसके अंदर एक पॉइंट न्यूक्लियस होता है प्लस क्यू सेंटर में, ये जैसे मैंने प्लस क्यू शो किया हुआ है ये सेंटर में, सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल क्लाउड ऑफ माइनस क्यू। ठीक है, और उसके गिर्द जो है क्लाउड होता है, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि क्वांटम मॉडल के अंदर यानी जो लेटेस्ट मॉडल ऑफ एटम है उसमें हम ये बात एज्यूम नहीं करते कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं अपने ऑर्बिट में, ऐसा नहीं है, बल्कि वो इस क्लाउड में कहीं भी मौजूद होते हैं और वो रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। वो गोल भी घूम सकते हैं और वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकते हैं इस क्लाउड के अंदर कहीं भी। तो एनीवेज, लेकिन एज्यूम हमने ये किया हुआ है कि ये जो क्लाउड है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिवली चार्ज है। आप लोग मौजूद हैं? यस मैम। अच्छा चलो ठीक, यस मैम। चलो सही है। तो ये क्वांटम मॉडल कहलाता है जिसके अंदर हमने कहा हुआ है कि सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड बाहर की तरफ है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये चूंकि ये यूनिफॉर्मली स्फेयर है ना, तो ये हम खुद ब खुद समझ जाएंगे कि अच्छा अगर ये स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कोई डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अब वो कह रहे हैं कि आप इसके अंदर क्या चीज़ कैलकुलेट करें, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, यानी कि उस एटम की सलाहियत कि वो पोलराइज हो जाए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। पोलराइज का लफ्ज फौरन समझ जाएंगे कि अभी ये स्फेरिकल था, ये नॉन पोलर था, पोलराइज कब होगा, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। ठीक है, और सिर्फ इस एटम को रख रहे हैं, बहुत बड़ा कोई बल्क डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं है, सिर्फ ये एटम है। तो हमने क्या किया, उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से हमने ये बात एज्यूम करी है, ठीक है, कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डिस्प्लेस हो जाएगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, और ये जो है ना, जो क्लाउड था स्फेरिकल क्लाउड, ये स्फेरिकल क्लाउड ही रहा। ठीक है, और ये स्फेरिकल क्लाउड की फॉर्म में थोड़ा सा ये डिस्प्लेस होके इधर हो गया, और ये जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज था ये डिस्प्लेस होके इधर हो गया। ठीक है, ये स्फेरिकल क्लाउड ही रहेगा, पूरा के पूरा स्फेरिकल क्लाउड थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया और थोड़ा सा पॉजिटिव इधर डिस्प्लेस हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन अब हमारी इस तरह की बन जाएगी कि इन दोनों के सेंटर ऑफ मासेस में अब एक आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस मैम। अच्छा ठीक है, दोनों जो है ना वो चार्जेस के दरमियान एक अब डिस्टेंस आ गया d। तो अब मुझे क्या करना है कि मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है एक डायपोल का वो मुझे मालूम है कि वो क्या होता है, वो ये होता है E इज इक्वल टू क्यू डी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर क्यूब, यानी कि लेट सपोज कि आई एम हेयर एट दिस पॉइंट। ठीक है, सेंटर से यहाँ पर मैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर कर रही हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजर कर रही हूँ मैं इस पॉइंट के ऊपर मेजर कर रही हूँ। ठीक है, इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, सरफेस ऑफ एन एटम। तो ये फॉर्मूला मुझे पता है, मैं पिछली क्लासेस के अंदर पढ़ चुकी हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैं जो है ना वो ये इस क्यू डी की जगह पे मैं रख दूंगी P, क्योंकि मुझे पता है कि ये डायपोल मोमेंट है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इधर चला जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसी तरह से आ जाएगी। ये जो अल्फा है जिसको मैं कह रही हूँ कि ये कांस्टेंट फैक्टर है कुछ, इसको मैं अल्फा कहती हूँ, और ये मेरा एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज दिस। और इसको मैथमेटिकली अगर मैं देखूँ तो ये जो अल्फा है मेरा किसके बराबर है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब के। तो चूंकि एटम मेरा स्फेयर है, स्फेयर का जो वॉल्यूम होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसको 3 को मैं अदर ले जाऊंगी 3v, यानी 4 पाई ए क्यूब मेरा बन जाएगा 3 टाइम्स वॉल्यूम। तो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाई बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, विच इज एप्सिलॉन नॉट। एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी बेसिकली क्या होती है, जब हम किसी भी नॉन पोलर मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो जितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ही डायपोल मोमेंट्स जो हैं वो क्रिएट होंगे। और जब मैं इज इक्वल टू का निशान बनाती हूँ तो इज इक्वल टू का निशान बनाने में मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, मटेरियल का कांस्टेंट आ जाता है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ कहलाती है ससेप्टिबिलिटी। लेकिन ये ससेप्टिबिलिटी उस वक्त आती है जब मेरे पास बल्क मटेरियल हो। ये कांस्टेंट होता है मटेरियल का कि उस मटेरियल के अंदर कितनी सलाहियत है कि वो अलाइन हो जाए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। बिल्कुल इसी तरीके से जब मैं एक एटम की बात कर रही हूँ
तो एक एटम के अंदर जो डायपोल मोमेंट होगा वो किसके बराबर होगा? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं इज इक्वल टू का निशान बनाऊं तो अल्फा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान है, ये अल्फा इज, दिस इज अल्फा, नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल, ठीक है। और ली तो अल्फा क्या चीज है? अल्फा इज द एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी, और ये क्या चीज होती है? इट इज द रिस्पॉन्स ऑफ एन एटम, it is the response of an atom to become polarized in the external electric field। सही है, तो ये एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी है एक एटम की। और ये जो चीज़ है ये भी वही सेम चीज़ है, लेकिन इसके अंदर हम पूरा के पूरा बल्क मटेरियल रख रहे होते हैं, एक एटम नहीं रख रहे होते हैं। तो ये जो है ना बल्क का जो रिस्पॉन्स है कि वो डायपोल मोमेंट बनाता है अपने अंदर, ठीक है, कितने बन सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी।